जनरल अवेयरनेस के इस बहुत शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कार्तिक और आप जुड़ गए हैं प्लस माइनस के साथ। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं क्योंकि जून 2024 में जितने भी DSSB के एग्जाम्स हुए थे वो सभी एग्जाम्स में थे। मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इकट्ठा करा और आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इस पूरे हिस्ट्री सेशन को मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा जिसमें आप लोगों को 30-35 क्वेश्चन हर भाग में देखने को मिलेंगे और उसके एंड में हम आप लोगों के साथ एक क्विज रखेंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के आप लोगों के यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कितना आपने रिटेन करा है, कितनी आपकी नॉलेज बढ़ी है। वो क्विज आप लोगों की प्लस माइनस के क्विज ग्रुप यानी कि जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि जितने भी हमारे ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये आज से पहले यानी कि जून में जब एग्जाम हुए उससे भी पहले किस किस एग्जाम में पूछे गए थे, तो क्यों हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हिस्ट्री का ये सेशन बहुत ही दमदार रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं चाहता तो पूरी एक ही वीडियो में आप लोगों के सामने सारे के सारे क्वेश्चन रख देता क्योंकि 100-125 के आसपास कुछ क्वेश्चंस हैं और इनमें आप लोगों को ये बता देता ये क्वेश्चन है, इसका ये करेक्ट आंसर है। पर मैं चाहता था कि हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूं और साथ ही साथ जो उसके ऑप्शंस हैं उन पर भी आप लोगों के साथ चर्चा करूं क्योंकि आप लोग इसी पूरी सीरीज में देखोगे कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट होते दिखेंगे पर उसमें जो ऑप्शंस के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन का जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ रखेंगे उसमें ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे तो आगे चल के उस ऑप्शन से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। तो इसीलिए पूरा डिटेल आप लोगों के साथ में रखना। एक नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और वीडियो को शुरुआत से शुरू कर दीजिए और लग जाइए हर क्वेश्चन की डिटेल नोट करने में। सीधा लेके चलूंगा आप लोगों को पहले क्वेश्चन पर और ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ पूरी वीडियो में बात करूंगा। बीच में कोई और बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात होगी। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि बॉर्डर का एग्जाम था 10 जून 2024 को शिफ्ट नंबर 1 में, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2019 DSSB PRT के एग्जाम में आया हुआ है। DSSB PRT के एग्जाम में आया हुआ है और 14 नवंबर का जो एग्जाम था शिफ्ट 3 आप लोगों की थर्ड शिफ्ट थर्ड में DSSB PRT में। तो जितने जो लोग हैं, जो टीचिंग वाले लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो खास तौर पर मेरे पास यही आते हैं कि भाई आप नॉन टीचिंग एग्जाम की तो जो क्वेश्चंस है वो ला रहे हो, टीचिंग एग्जाम्स के भी लाओ। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूं ये सारे एग्जाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देख लीजिए जो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, सब कुछ यहाँ पे रिपीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वाज स्वदेशी मूवमेंट नोन इन डेल्टाइक आंध्रा, यानी कि आंध्र प्रदेश। वहां पे आप लोगों का जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है कि स्वदेशी अपना जो आज के टाइम पे भी मेक इन इंडिया वाली जो पॉलिसी चल रही है वो भी यही है, स्वदेशी मूवमेंट। इसमें क्या बात हुई थी, क्या ऐसे कारण थे जो स्वदेशी मूवमेंट, तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक इंडियन नेशनल मूवमेंट तो शुरू हो ही गया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत ज्यादा स्प्रेड ना होने देने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, जो चाल का नाम था डिवीजन ऑफ बंगाल। डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 के आसपास की यह बात है, डिवीजन ऑफ बंगाल। और ये डिवीजन ऑफ बंगाल किसने करवाया था, किसके आदेश पर हुआ था, आप लोगों को पता है, वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बंगाल के विभाजित कर दिया गया था, 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक तरीके से आघात पहुंचाने के लिए कि भाई ये ज्यादा फैले ना, लोगों में जो मनोबल है उसको तोड़ने के लिए किया गया था। अब इस टाइम को आप लोगों को पता है कि ये थोड़ा सा गांधीयन एरा से पहले की बात है, तो वहां पे बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े नेता थे। नेता यूं कहें कि एक पॉलिटिकल तो इनका बैकग्राउंड ऐसा होता नहीं था क्योंकि ये तो अपने भारत की जो स्वतंत्रता थी उसके लिए लड़ रहे थे। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना दिया जाता है। तो इन्होंने एक आह्वान किया कि बॉयकॉट, जितने भी ये ब्रिटिश आप लोगों की जो चीजें हैं उसको बॉयकॉट करिए और स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी का इन्होंने आह्वान किया। अब इसके साथ साथ आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि भाई बंगाल का विभाजन है, तो मोटे रूप से वहीं पे ये जो आप लोगों का जो स्वदेशी मूवमेंट है चल रहा होगा। और साथ साथ ये नॉर्थन स्टेट में जो आप लोगों का जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहां पे भी ये स्वदेशी जो आंदोलन है
वहां पे इसका असर देखने को मिल रहा होगा। बट जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं जहां पे बोलियां बदलती हैं, तो वहां पे ये आप लोगों के जो लोकल लीडर्स होते हैं उनके द्वारा भी शुरू करी जाती हैं, उसको एक्सपेंड करा जाता है। तो यहां पे जैसे ही आंध्रा में गए तो इसका स्वदेशी मूवमेंट का नाम आप लोगों का हो गया था वंदे मातरम मूवमेंट। ये क्या नाम हो गया था? वंदे वंदे मातरम मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। खिलाफत आंदोलन के बारे में सेकंड क्वेश्चन है, उसके बारे में वहां पे चर्चा करूंगा। तो यहां पे जितनी चीजें आप लोगों को बताई, तो एक इंपॉर्टेंट क्या बन जाती है? डिवीजन ऑफ बंगाल किसके कहने पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कहने पर। बाल गंगाधर तिलक ने यह आह्वान किया कि बॉयकॉट ब्रिटिश चीजें, और उसके बाद आप लोग अपना स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी को नीचे आंध्र में जाके क्या बोला गया था? वंदे मातरम मूवमेंट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खिलाफत एजिटेशन? देखो दो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो दो बंधु थे, अली बंधु, अली ब्रदर्स, जिनका पूरा नाम क्या था आपका? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इनका पूरा नाम था। इन लोगों ने, अली बंधुओं ने क्या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। खिलाफत आंदोलन की अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था ना, ये भारत की स्वतंत्रता के जो आंदोलन था, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, उससे इसका लेना देना नहीं था। स्टार्टिंग में इसका लेना देना नहीं था, आगे चल के हो गया था। तो खिलाफत आंदोलन फिर हुआ क्या था और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर वन में बहुत लोगों को एक छोटी सी नॉलेज नहीं होगी। वर्ल्ड वॉर वन में जो इस्लामिक डोमिनेटेड ऑटोमन अंपायर था, ऑटोमन अंपायर, इन लोगों ने क्या करा था? ऑटोमन अंपायर ने, ये उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन के जो शुरुआती जो दिन थे, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर होता था। तो ये अपने डिक्लाइन पे ऑलरेडी पहुंच चुका था ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर ने साथ दिया था जर्मनी का। साथ दिया था किसका? जर्मनी का। जर्मनी की जो एक वर्ल्ड वॉर दो हिस्सों में दुनिया बट गई थी, तो जर्मनी वाले खेमे में ऑटोमन एम्पायर ने साथ दिया था। हार हुई थी इनकी, और वर्ल्ड वॉर वन में जब ये ऑटोमन एम्पायर था ना, पूरा फिर ये एक तरीके से डिवाइड होता गया और डिक्लाइन पे चला गया। यहाँ पे बहुत सारे हिस्से ब्रिटेन के अंडर आ गए, फ्रांस के अंडर आ गए। तो इस तरीके से जो ऑटोमन एम्पायर पे जो ब्रिटेनी हुकूमत यानी ब्रिटिश हुकूमत का जो यहाँ पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, मतलब जिस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, कौन किसको? ऑटोमन एम्पायर को। और आप लोगों को पता है क्योंकि वहां पे इस्लामिक रूल था, वहां पे मुस्लिम्स थे, तो यहाँ पे भारत के जो मुस्लिम थे, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरुआत करी थी खिलाफत आंदोलन की, कि भाई जो ऑटोमन एम्पायर है वहां पे जो आप अत्याचार कर रहे हो, आप लोग जो मुस्लिम लोगों के साथ जो अत्याचार कर रहे हो, उसके खिलाफ हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये यहां पे शुरुआत थी। अब मीनवाइल इंडिया में क्या चल रहा था? मीनवाइल इंडिया में चल रहा था, एक टाइमलाइन में आप लोगों को बताता हूं। 1919 में 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था। जलियांवाला कांड, सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें लिखते चलिएगा। जलियांवाला मैसेकर हुआ 1919 को, और उसके बाद फिर 1920 में गांधी जी ने जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उससे बहुत आघात उन्हें पहुंची, और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पूरी टाइमलाइन याद रखनी है आपको। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्थापना कर दी थी, और ये 1900 कब तक चली थी? 1922 तक। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत का किसी भी लेवल पर आप सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट इन सेंस कि उनकी नौकरी नहीं करेंगे, उनके बारे में सारी जितनी भी नौकरियां छोड़ देंगे। उनका जो हुकूमत चलने का जो पूरा ढांचा है, क्योंकि टिका तो वो इंडियंस पे ही हुआ था, नौकरी तो इंडियंस ही कर रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया जाएगा और बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। 1922 में आप लोगों को पता है कि फरवरी में चौरी चौरा जो कि आपका गोरखपुर एरिया जो है यूपी में, चौरी चौरा, वहां पे एक पुलिस स्टेशन को वहां की भीड़ ने काबू में कर लिया था। पुलिस स्टेशन को
कैप्चर कर लिया था और उसमें आग लगा दी थी। अब ये वायलेंट रूप हो गया था, गांधी जी नॉन वायलेंस के थे। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ 1922 में, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया था, वापस ले लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको नॉन सीएम कहूंगा मैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था गांधी जी ने। ये थी टाइमलाइन। मीनवाइल जो चल रहा था, अब जो अली बंधुओं ने 1919 में, ये चीज 1919 में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत करी थी, अब 1919 में जलियांवाला कांड भी हो गया, 1919 में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो 1920 के जो मिड 1920 में जब तक ये अली बंधु खिलाफत आंदोलन अपने लेवल पर चला रहे थे और इनका जो उद्देश्य था और जो कारण था वो अलग ही था। 1920 में गांधी जी से मिले और यहां पे इनको बोला गया कि आप लीड करिए खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मिल गया है, जुड़ गया है। तो ज्वाइन हैंड्स विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिड 1920 में। तो यहां पे 1920 में मिड यानी कि लगभग 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के बीच खिलाफत आंदोलन का इंडियन नेशनल मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था। यहां पे आके 1920 में खिलाफत आंदोलन भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ गया था। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को पता चल गई। आप लोग देखोगे चौरी चौरा गोरखपुर वाला एक क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, वो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग कांड का डेट आप लोगों को पता चल गई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब से कब तक था, 1920 से 22 तक था। किस कारण, चौरी चौरा के कारण ही यहाँ पे कॉल्ड ऑफ करा गया था। तो सारी डिटेल आप लोगों के सामने है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों ही थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू करा था। आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज गोलकोंडा एनेक्स्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने गोलकोंडा की जो अपना जो अभियान था, औरंगजेब चाहता था कि जो साउथ में है ना, साउथ की मुहिम इसने स्पेशली यहां पे शुरू करी थी। अब 1687 में, जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है, 1687 में गोलकोंडा यहां पे कब्जा लिया था औरंगजेब ने। जो अब्दुल हसन कुतुब शाह, अब्दुल हसन कुतुब शाह, ये 8वां, 8th और एंड लास्ट रूलर था किसका, कुतुब शाही वंश का। कुतुब शाही वंश का आखिरी जो राजा था अब्दुल हसन कुतुब शाह, इसकी जो लड़ाई हुई किसके साथ हुई थी, औरंगजेब के साथ। इसने औरंगजेब की जो आर्मी ने कुतुब शाह की जो आर्मी थी उसको हराया, गोलकोंडा यहां से अपने कब्जे में लिया और गोलकोंडा के साथ साथ बीजापुर भी एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसको भी औरंगजेब ने अपने अंडर ले लिया था। औरंगजेब का अगर टाइमलाइन देखा जाए, औरंगजेब की अगर मैं बात करूंगा तो 1658 से लेकर 1707 तक, 1658 से लेकर 1707 तक। और औरंगजेब के फादर कौन थे, शाहजहां। फिर औरंगजेब ने 1682 में साउथ मिशन शुरू करा था, स्टार्टेड साउथ मिशन। 1682 में शुरू करा था साउथ मिशन, जिसमें 1787 में उसको गोलकोंडा पे विजय हासिल हुई थी। बीजापुर भी यहां पे बाद में ले लिया गया था। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या बात बनती है कि बीच में 1675 में इन्होंने, औरंगजेब ने ही, गुरु तेग बहादुर जी को इन्होंने कैप्चर करा। किसने, औरंगजेब ने कैप्चर करा और उनकी मृत्यु कर दी, कैप्चर्ड एंड किल्ड। तो ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1675 में। और इसने 1679 में एक जजिया टैक्स होता था, जजिया टैक्स, उसको फिर से लगा दिया गया क्योंकि पहले जजिया टैक्स हटा लिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। 1675 गुरु तेग बहादुर जी को कैप्चर कर लिया गया था और उनकी मृत्यु कर दी थी, मार दिया था उन्होंने, किल्ड। और जजिया टैक्स दोबारा कब लगा दिया गया था, 1679 में। 1658 से 1707 तक शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने राज करा। 1682 में उसने साउथ का मिशन शुरू करा। 1687 में गोलकोंडा की विजय प्राप्त करी, जिसके अब्दुल हसन कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी यानी कि वंश के आखिरी राजा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट राणा सांगा राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खानवा। खानवा यानी कि इसकी जो दूसरी स्पेलिंग है वो है खानवा, जिसको खानवा खानवा बोला जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप लोगों के साथ मैं जो आज डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ वो आप लोग देख के ना पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। बाबर कब आया था, किस तरीके से लड़ाई हुई, कौन कौन साथ थे, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बाबर वर्सेस 3 है यहाँ पे। 3 कौन कौन, राणा सांगा जी, राजपूत रूलर्स और एलाइज। ये एलाइज कौन थे इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा कि आगे चल के एक और क्वेश्चन बनता है एलाइज के बारे में कि एलाइज में कौन कौन थे। तो पहले ही हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हर तरीके से DSSS भी क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि बाबर की लड़ाई खानवा में किसके साथ हुई, बाबर और राणा सांगा की लड़ाई खानवा में कहां पे हुई, बाबर और राणा सांगा की लड़ाई कब हुई, दोनों की लड़ाई जो खानवा में हुई थी उसमें जीता कौन था। सारे क्वेश्चन, हर तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे फिर से पूछा है इसने, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊंगा। शुरुआत मैं करना चाहता हूं कि भाई बाबर जब इंडिया में आया, भारत में आया तब से, यानी कि हम अपनी पहली लड़ाई पे चलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पूरा टाइमलाइन समझाऊंगा आप लोगों को पानीपत, क्योंकि कारण क्या बना, राणा सांगा जी और बाबर की लड़ाई हुई क्यों। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी आप लोगों को पता ही है कि 21 अप्रैल 1526। तो अराउंड फरवरी के आसपास पानीपत में बाबर आ गया था, वहां पे डेरा जमाया, उसने सारी जानकारी इकट्ठा करी कि भाई ये यहाँ पे क्या क्या चीजें, किस तरीके का पूरा वो है, लैंड कैसा है यहाँ पे, किस तरीके से हम अपनी लड़ाई करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी क्या है। फरवरी में आगे इसने शुरुआत कर दी थी। समझदार तो था ही खैर बाबर। अब बात क्या है कि बाबर और लड़ाई किसके बीच में थी, बाबर वर्सेस था यहाँ पे इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी लोदी वंश के शासक थे। बाबर और इब्राहिम लोदी, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत यानी कि लोदी डायनेस्टी यहाँ पे चल रही थी। दिल्ली पर कब्जा इब्राहिम लोदी का था। बाबर ने आके लड़ाई करी। बाबर उससे पहले भी कुछ एक छोटी मोटी घटनाएं कर चुका था नॉर्थ में और इंडिया से बाहर, तो वहां से बाबर का नाम काफी फैला हुआ था। राणा सांगा तक इसकी खबर थी। राणा सांगा जी ने इसको इग्नोर करना चाहा और स्टेटस को बना के रखना चाहा कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मुझे सिर्फ अभी देखना है कि ये किस तरीके से क्या होता है, फ्यूचर क्या है, उस पे जैसा होगा हम बाद में देखेंगे। क्योंकि उससे पहले भी राणा सांगा चाहते तो बाबर से लड़के उसको भगा सकते थे, मार सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे बाबर अभी इतना स्ट्रांग भी नहीं था। बाबर और इब्राहिम लोदी की जब लड़ाई हुई बैटल ऑफ पानीपत में, इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जब जीता तो बाबर ने बहुत सारी लूट मचाई, बहुत तगड़ी लूट मचाई। और राणा सांगा जी ने सोचा कि भाई ठीक है, ये लुटेरा है, जीत गया है, अब वो वापिस चला जाएगा। अब वो इसी फिराक में थे राणा सांगा जी की भाई ये जब वापिस जाएगा ना, अब हम अपना साम्राज्य फैलाएंगे, दिल्ली पे राजा, दिल्ली के राजा हम बनेंगे और जो राजपूत साम्राज्य है उसको बढ़ाएंगे। बट हुआ क्या, बाबर वापस गया नहीं, बाबर ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे राणा सांगा जी को लगा कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि हमारी मिस हो गई है, अब हम बाबर को पहले हरा सकते थे, हमने हराया नहीं, पर अब हम इससे लड़ेंगे। तो अब क्या हुआ, इब्राहिम लोदी का एक भाई था, इब्राहिम लोदी का एक भाई था। इब्राहिम लोदी का जो भाई था वो था महमूद लोदी। महमूद लोदी जो कि कौन था, भाई था, अफगान कहेंगे हम, और ये ब्रदर था किसका, इब्राहिम लोदी का। अब ये क्या करता है महमूद लोदी, क्योंकि अब इसकी खून का प्यासा तो बाबर है ही, तो इसने सोचा कि क्यों ना दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाया जाए। तो महमूद लोदी आ गए इनके राणा सांगा जी के पास, राणा सांगा के जो क्लैन है उसमें ज्वाइन हो गई। तो यहाँ पे कौन कौन हो गया भाई, राणा सांगा प्लस लोधी, कौन सा लोधी, छोटा भाई, छोटा लोधी, ठीक है। और इनके साथ इनकी हेल्प करने के लिए मेंदनी राय भी आ गए, मेंदनी राय भी आ गए जो कि मालवा के थे। मेंदनी राय कहां के थे, मालवा के। राणा सांगा कहां के थे, मेवाड़ के थे। अब इनकी लड़ाई हो जाती है किसके साथ, बाबर के साथ। बाबर के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है 1527 में, अगले ही साल, क्योंकि राणा सांगा ने बोला तो ये 1527 में होती है। और ये होती कहां पे है, ये आप लोगों की लड़ाई है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। तो आप लोगों को सारे एलाइज पता चल गए, राणा सांगा और इब्राहिम महमूद लोदी और मेंदनी राय, ये तीनों
साथ मिलके लड़ने लगे बैटल ऑफ खानवा में। अब 1527 में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो राणा सांगा की जो फौज थी, कहा जाता है आज के टाइम पे तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि दोनों की ही जो फौज थी उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, बट स्टिल राणा सांगा की जो फौज थी वो बहुत बड़ी थी, कई गुना बड़ी थी बाबर की लड़ाई से। तो बाबर के जो सैनिक थे ना वो घबरा गए और उन्होंने बोला अभी तो हमने लड़ाई लड़ी थी, थोड़ी साल मतलब साल भर भी कहाँ हुआ है, अभी लड़ाई लड़ी थी, अभी हमारे घाव भी नहीं भरे हैं और हमारे पास इतने गोला बारूद और हथियार भी नहीं है और इतने सैनिक भी नहीं है। तो वो डर गए, डर के भागने लगे। पर आप लोगों को ये बात पता होगी जितने भी ये आक्रमण करता आए हैं भारत में, इन लोगों को टैक्टिस आती थी, क्योंकि ये लोग जो अपने एरिया से जब बड़े हुए हैं ना, वहां पे जो ये राजा बने तो ऐसे ही नहीं बने हैं कि भाई राजा का बेटा राजा बन गया था। जब ये स्टार्टिंग में बने थे ना, तब ये अपनी काबिलियत से ही वहां पे कस्बों के वहां पे राजा बने थे, कबीलों के राजा बने थे, और अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, एक मुहिम पर लेके जाना बहुत बड़ी चीज होती थी। तो बाबर ने इस बात का संज्ञान लिया कि भाई इतनी बड़ी फौज है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, यहाँ पे जिहाद का नाम दिया था, इस लड़ाई में जिहाद का आह्वान किया था। इस बात को बोला गया था अपनी फौज को कि भाई जिहाद करना है, और साथ ही साथ बाबर ने शपथ भी खाई थी कि भाई शराब नहीं पीऊंगा, अपना जो शराब का प्याला है तोड़ दिया था। तो यहाँ पे इस बात को देखते हुए भाई, जो अपने सरदार को देखते हुए कि भाई जिहाद का आह्वान करा है, तो वो लड़ भिड़ गए और भाई बहुत तगड़ी लड़ाई में राणा सांगा और इनके जो पूरे एलाइज हैं इनकी हार हुई। कहा जाता है कि राणा सांगा उस टाइम पे इतने स्ट्रांग थे, बस की नहीं थी युद्ध के मैदान में राणा सांगा जी को कोई हाथ भी लगा दे, कोई उन्हें मार भी सके। तो कहा जाता है कि इनकी जो डेथ हुई है, डेथ बाय पॉइजन हुई है, डेथ बाय पॉइजन। और आप लोगों को पता है कि एक राजा, अगर जो शक्तिशाली राजा है, अगर उसकी ही मृत्यु हो जाए तो बाकी जो फौज है वो तितर बितर हो जाती है। यहां पे बाबर ने जब ये लड़ाई जीत ली, तब अब बारी आ जाती है महमूद लोदी और मेंदिनी राय की, क्योंकि बाबर पूरे के पूरे बदले लेता है। ठीक है, ये सब चीज नोट कर लिया, आगे बढ़ूंगा मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। ये बात क्लियर हो गई है। अगली जो लड़ाई हुई, अगली जो लड़ाई हुई आप लोगों की लड़ाई हुई 1518 में, सॉरी 28 में, 1528 में हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। तो चंदेरी में क्या हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी में हुआ था बाबर की जो फौज थी, बाबर वर्सेस मेंदिनी राय, बाबर वर्सेस मेंदिनी राय। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बैटल ऑफ चंदेरी किस किस के बीच में हुई थी, बाबर के फौज और मेंदिनी राय के लिए, क्योंकि मेंदिनी राय ने राणा सांगा जी की मदद करी थी तो उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़नी ही थी। तो मेंदिनी राय यहाँ पे हार गए, बाबर जीत गया। और फर्स्ट टाइम बाबर ने यहाँ पे जौहर देखा था। जौहर अपनी जिंदगी में पहली बार बाबर ने कहा देखा था, बैटल ऑफ चंदेरी के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहली बार बाबर ने जौहर कहां, किस लड़ाई के बाद देखा, तो बैटल ऑफ चंदेरी। और चंदेरी में किसके साथ लड़ाई थी, मेंदिनी राय के साथ लड़ाई थी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो बाबर का जो सेनापति था, बाबर का सेनापति कौन था, मीर बाकी, मीर बाकी। ये कौन था, बाबर का सेनापति। ये मीर बाकी ने अयोध्या में, आप लोगों को समझ ही गया होगा मैं क्या बताने वाला हूं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाला कौन था, मीर बाकी, जो कि सेनापति था बाबर का, जिसने इन सारी लड़ाइयों में बाबर के फौज को अपना लीड करा था एज अ सेनापति के रूप में। अब 1528 में चंदेरी में मेंदिनी राय को हराने के बाद, बहुत टाइम लगा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से, आप लोग आगे भी देखोगे एक क्वेश्चन और आ रखा है, शिफ्ट में ही रिपीट हो रखा है, तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज और बताऊं, जो बाबर की जो आर्मी थी ना, उसमें एक सोल्जर था, उसमें एक सोल्जर था जिसका नाम था फरीद खान। उसमें एक सोल्जर था, एक आम सैनिक था, सोल्जर था। पर जब जीत के बाद जश्न मना रहे थे ना, तो फरीद खान चुपचाप बैठा हुआ था, और फरीद खान बिल्कुल सोच में था कि अपने अलग ही उसकी दुनिया चल रही थी। तब उसकी, बाबर की नजर फरीद खान पे पड़ी थी, और बाबर ने जब उसको पहचाना था, समझा था और देखा था, ऑब्जर्व करा था, तो उसने समझ लिया था कि भाई ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है फरीद खान, इसको
तो मरवाना होगा। ये बात फरीद खान को भी पता चल गई कि भाई मेरे जो अंदर कैपेबिलिटी है वो बाबर ने पहचान ली है, मैं किस तरीके का योद्धा हूं, क्या हूं, और मुझे अब मरवाने के लिए यहाँ पे पूरा आदेश दे दिया गया है बाबर ने। और ये बात फरीद खान को पता चल गई। फरीद खान रातों रात यहां से भाग जाते हैं और आगे चल के फरीद खान ही है वो जो शेरशाह सूरी बनते हैं। शेरशाह पहले और उसके बाद शेरशाह सूरी, ये जो उपाधि लेते हैं, और वही फिर वापस आके शेरशाह दिल्ली पे भी राज करते हैं। देखो एक सोल्जर से कैसे ये शेरशाह सूरी बने थे। ठीक है, अब अगली लड़ाई कहां की होती है? बैटल ऑफ गागरा, बैटल ऑफ घाघरा। अब बचा कौन? राणा सांगा जी चले गए, मेंदिनी राय चले गया, अब बचा कौन? अब बचा था महमूद लोधी। तो यहां पे किस किस की लड़ाई थी? बाबर वर्सेस महमूद लोधी। महमूद लोधी, ठीक है, महमूद लोधी जो कि भाई था, अफगान था, और 1529 में ये लड़ाई हुई थी, 1529 में। तो देखो 1526, 1527, 1528 और 1529, बाबर की सारी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दी है। मेंदिनी राय से लेकर महमूद लोधी तक, यहाँ पे महमूद लोधी भी हरा दिए गए थे और बाबर यहाँ पे जीत गया था। 1530 में यहाँ पे बाबर की मृत्यु हो गई थी, बाबर डाइड। और बाबर का जो टॉम है, यानी कि उसकी जो मकबरा है, वो कहां पर है? काबुल में है। फाइनली क्वेश्चन खत्म हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे जो आंसर था हमारा क्या था? खानवा की लड़ाई 1527 में होती, 1526 में पानीपत की लड़ाई, 27 में खानवा की लड़ाई, 28 में चंदेरी की लड़ाई, 29 में गागरा की लड़ाई, 30 में मृत्यु। Who was the revolutionary figure recognized for participating in Kakori conspiracy, Mainpuri conspiracy and his affiliation with Hindustan Socialist Republic Association, HSRA? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, उसके ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूं। महात्मा गांधी कभी भी एक्सट्रीमिस्ट थे ही नहीं, वो तो इस चीजों में बिलीव ही नहीं करते थे। काकोरी कांड में भगत सिंह का इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनके साथ नहीं थे, HSRA के साथ नहीं थे। तो बचे कौन? अशफाकुल्ला खान बचे। अशफाकुल्ला खान जी ने काकोरी कांड में तो पार्टिसिपेट करा था, बट जब मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी उस टाइम पे तो ये 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे तो इन्होंने कुछ इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। पर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो हम अशफाकुल्ला खान को टिक करेंगे। बट इस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि अशफाकुल्ला खान ऑन रिकॉर्ड इंडियन कल्चर के जो डेटाबेस है उसके हिसाब से जब मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई तो ये स्कूल में थे, 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। अब पूरी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहो तो पूरी डिटेल बताऊं मैं आप लोगों को? बताऊं? नहीं जाननी है तो स्किप कर देना, थोड़ा आगे बढ़ जाना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो अब हुआ क्या, एक एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को। काकोरी कांड, तो काकोरी कांड आप लोगों को पता है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी या फिर काकोरी कांड में एक चलती ट्रेन को लूटने की क्या बनाई गई थी? रणनीति बनाई गई थी। रणनीति किसके द्वारा बनाई गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA, जो एक पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, HRA के नाम से, उसको बाद में बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके जो यूं कहें कि जिसके निर्माण जो जिन्होंने करा था, एस्टेब्लिशमेंट करी थी, वो कौन थे? बिस्मिल, आजाद और बहुत सारे लोग, जिनके सबके नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जब इनको HSRA जो अपनाया था, इनको ना फंड चाहिए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और अपनी बातें पहुंचाने के लिए फंड चाहिए थे। इन्होंने सोचा कि भाई एक ट्रेन है जहां पे सरकारी खजाना जा रहा है, इसको ट्रेन को लूटा जाएगा। ये आर्म्ड रॉबरी थी, ठीक है, आर्म्ड रॉबरी। आर्म्ड रॉबरी का मतलब यानी कि हथियार दिखाकर लूट करी गई थी। ठीक बात है भाई। अब यहां पे आप लोगों को पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, इस क्वेश्चन का आंसर ना यही होना चाहिए थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के क्या थे? मास्टरमाइंड थे। पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अब यहां पे कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे
चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, RP बिस्मिल लिख रहा हूं मैं, समझ जाइएगा। अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, क्योंकि क्यों लिख रहा हूं मैं आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, लहिरी, ये जो चार लोग थे ना, बिस्मिल खान, रोशन सिंह और ये राजेंद्र लहरी, इनको फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों को पता है आजाद थे, आजाद ही रहे, उन्होंने खुद ही अपने जो पिस्तौल की आखिरी बंदूक से अपने आप की जान खुद ही ले ली थी, किसी अंग्रेज की गोली ने उनकी जान नहीं ली थी। तो ये जो चारों नाम, बाकी के जो चारों नाम है, इनको इसी कांड की वजह से, काकोरी कांड की वजह से आगे पकड़ के फांसी दे दी गई थी। अब देखो बात यहां से क्या शुरू होती है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, अब जब ये पूरी मीटिंग चल रही थी ना, तो अशफाक उल्ला खान ने मना करा। इन्होंने बोला कि अशफाक उल्ला खान जी उस टाइम पे क्या कह रहे थे कि नहीं, अभी हमारा जो संगठन है ना इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जब हम लूट कर लेंगे, और लूट के ऑब्वियसली बात है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी तो हमें भागना होगा, और हम में से अगर कोई पकड़ा गया तो अपना जो संगठन है इतना स्ट्रांग नहीं है अभी कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज झेल पाएंगे। बट मेजोरिटी क्या कह रही थी, वो यही कह रही थी, जो मेजोरिटी वहां पे भी वोटिंग होती थी यार, कि वो सब में राय मशवरा होता था, तो वो सभी ने बोला कि नहीं हमें ये करना चाहिए क्योंकि फंड्स की आवश्यकता है। तो फिर अशफाक उल्ला खान जी भी बोले ठीक है चलिए मान जाते हैं हम, बात हो गई। अब ये थोड़े थे स्ट्रांग थे, हट्टे कट्टे थे। अब हुआ क्या, लूट ली गई, ट्रेन लूट ली गई और इन्होंने तिजोरी लूट ली गई। तिजोरी अब टूट नहीं रही, तिजोरी तोड़ने के लिए वहां पे कई सारे प्रयास करे गए और नहीं टूटी। तो फिर कौन आया आप लोगों को पता है, वो वही शख्स आया जिसने बोला था कि भाई अभी नहीं करते हम। अशफाक उल्ला खान साहब ही आए और उन्होंने वो तिजोरी तोड़ी और उसमें से पैसे, यानी कि जो भी उसमें जो चाहिए था वो सारा यहाँ पे लिया गया। अभी अशफाक उल्ला खान जी यहाँ से भाग गए और पुलिस की जो कार्रवाई थी उससे बच निकले, यहाँ से भाग के गए। अब नेपाल जो आज का भी रूट वही बनता है, अगर भाग के जाना हो तो नेपाल गए। नेपाल से होते हुए जो आज का एट प्रेजेंट झारखंड है, वहां पे गए। वहां पे 6 महीने इन्होंने नौकरी करी, क्लर्क की नौकरी करी। पर ये क्रांतिकारी लोग थे भाई, इनका गरम खून था। अब वहां पे 6 महीने नौकरी करने के बाद ये वापिस आए और इन्होंने अजमेर गए। अजमेर में क्रांतिकारी दोस्त थे वहां पे, उसके पास रुके और उन्होंने सोचा कि यार बस यार अब और यहाँ पे ऐसे भागा दौड़ी नहीं करी जाएगी, अब मैं जाऊंगा सोवियत यूनियन। यानी कि उस टाइम पे, आज के समय में रशिया, सोवियत यूनियन, क्योंकि ये कॉमरेड लोग थे सारे के सारे, उसी मानसिकता वाले लोग थे, तो ये सोवियत यूनियन जाना चाहते थे। अफगानिस्तान होते हुए सोवियत यूनियन जाना चाहते थे। अब दिसंबर 1926 की बात है, दिसंबर 1926 में इनके जाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इनके जाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, अरेंजमेंट करे जा रहे थे। दिसंबर 1926 में दिल्ली में अपने एक क्रांतिकारी मित्र के घर पे ठहरे हुए थे और उस मित्र ने, उस दोस्त ने दगा दे दिया। पुलिस को सूचित कर दिया गया, पुलिस ने इनको कैप्चर कर लिया गया और उसके बाद फिर इनको कहाँ ले जाया गया, फैजाबाद, फैजाबाद ले जाया गया। एक इनकी, ओके, एक और क्वेश्चन था, मैंने एक बहुत बढ़िया इनकी लाइन लिखी थी यार, वो कहाँ गई, शिट। चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे फैजाबाद में एक इन्होंने पोएम लिखी थी, वो मुझे याद नहीं है, मैं लिख के लाया था क्योंकि एक्चुअली में वो मुझे याद नहीं है, पर बहुत प्यारी पोएम, एक दो शेर कहेंगे उस रूप में लिखे थे फैजाबाद के जो। खैर छोड़िए, अब यहाँ पे वापस आते हैं। तो भाई ये तो कांड था, ठीक है भाई, काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी, ये मेन पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी। अब देखो वापस आ जाते हैं, ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई है ना। यहां से मैं वापस जाता हूं, ये नाम भी आप लोगों को पता चलेगा किन किन को फांसी दी गई थी इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों का। अब वापस आता हूं मैं। अब बात है ईयर कौन सा था, देखो जो 1918 की बात है, जब 1918 में राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने एक अपनी एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी जिसका नाम था मैत्री वेदी, मैत्री वेदी।
इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने हेल्प मांगी। किससे हेल्प मांगी? एक थे गेंडालाल दीक्षित, गेंडालाल दीक्षित से हेल्प मांगी, और ये थे स्कूल टीचर, ये स्कूल टीचर थे। इन अध्यापक जी से क्या मांगा? एक हेल्प मांगी कि भाई मैं ना एक कांड करने वाला हूं। कांड क्या करने वाला हूं? कुछ नहीं करूंगा, प्रोहिबिटेड लिटरेचर। प्रोहिबिटेड लिटरेचर मतलब कि उस टाइम पे अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी अपने जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बात लिखेगा नहीं, कुछ भी बात एक दूसरे को लिख के फैलाएगा नहीं। तो यहाँ पे इनसे हेल्प मांगी, बोले कि ये मेरे को कांड करना है, लोगों में फैलानी है बात, और ये क्या करना है कि मैनपुरी में जाके ना, मैनपुरी में इन लोगों ने 3 ऐसे लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पर्चे लिखे हुए थे। एक तो था देश के नाम संदेश, देश के नाम संदेश, ये पर्चे लिखे हुए थे। दूसरा था यहां पे मैनपुरी की प्रतिज्ञा, मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तो ये जो पर्चे लिखे हुए थे, और तीसरा उनकी और कोई किताब वगैरह थी जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी, लोगों में बांटी। अब प्रोहिबिटेड थे, बांट नहीं सकते थे, तो भाई ये हो गया कांड। अब ये कांड हो गया तो पुलिस की नजरों में आ गए, पुलिस इनके पीछे पड़ गई। उस टाइम पे ये अपने लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए लूट भी कर चुके थे, ये लूट चुके थे, 2-3 जगह लूट चुके थे। अब तीसरी दिल्ली से आगरा के बीच में लूट की तैयारी कर रहे थे। उस टाइम पे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई तो इनको भागना पड़ा। किन को भागना पड़ा? राम प्रसाद बिस्मिल को भागना पड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल को भागना पड़ा। और ये यमुना में छलांग लगा दी इन्होंने। यमुना में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नदी में राम प्रसाद बिस्मिल ने छलांग लगा के अपनी जान बचाई थी, तो यमुना में छलांग लगा दी, और यमुना में गोली, उनके पास जो भी थे वो हथियार वगैरह से गोलियां बरसाई, और इनको मृत घोषित कर दिया गया। बट ये फरार हो गए थे। यहां पे दीक्षित साहब, गेंडालाल दीक्षित है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ये अरेस्ट हो गए थे। पर ये भी आगरा की जो जेल थी ना, उससे फरार हो गए। ठीक है, गेंडालाल दीक्षित भी आगरा की जो जेल थी उससे फरार हो गए, और फरार इन सेंस कि भाई वहां से एस्केप कर पाए, निकल गए थे, एस्केप कर लिया था इन्होंने। अब देखो जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी, मैं क्यों समझा रहा हूं ये सारी चीजें, क्योंकि अगर यहां पे क्वेश्चन में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में आ गया तो एग्जाम में जरूर आएगा कि आगे 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 आने वाली शिफ्ट में कि क्या बातें थी ऐसी ऐसी। तो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में अशफाक उल्लाह खान का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान की जो उम्र थी उस समय 18 साल थी। 1900 में इनका जन्म हुआ था, 22 अक्टूबर 1900 में इनका जन्म हुआ था अशफाक उल्लाह खान का। और 1900 में इनका जब जन्म हुआ तो 1918 में जब ये मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1918 में, तो अशफाक उल्लाह खान उस टाइम पे 7th क्लास में थे। आप लोग बोलोगे कि भाई 18 साल की उम्र में 7वीं कक्षा, यार उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई बहुत वैसी होती थी, कोई लिमिटेड लोग ही पढ़ पाते थे, तो 18 साल की उम्र में ये 7वीं कक्षा में थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये कांड हुआ था। अब यहाँ पे इनके स्कूल में, अशफाक उल्लाह खान के स्कूल में, देखो क्या लिंक है इन दोनों चीजों का। स्कूल में पुलिस ने रेड करी थी। क्यों भाई? देखो गेंडालाल दीक्षित क्या थे? स्कूल टीचर थे। अब इनको शक होने लग गया कि बहुत सारे स्कूल टीचर हो सकते हैं इन्वॉल्व, तो पुलिस ने रेड करी, और यहां पे कुछ लोगों को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि यहां पे जो अशफाक उल्लाह खान है बचपन से ही खुदीराम बोस जो कि बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो अपनी जो चढ़ती हुई जवानी में इन्होंने भी ये जो इस मूवमेंट थे, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इससे जुड़ने की बहुत कोशिशें करी, और ये चाहते थे। तो 7वीं कक्षा में जो अशफाक उल्लाह खान थे, इन्होंने अपने दोस्त को बोला, इनका जो दोस्त था बनारसी लाल, अपने दोस्त को बोला बनारसी लाल को कि भाई मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलवा। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी तो क्योंकि फरार हो चुके हैं, अब मिलवाए कैसे? पर बनारसी लाल भी ऐसे ही छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़ी थे। ये बनारसी लाल वही हैं जिन्होंने आगे चल के अप्रूवर का काम करा था, यानी कि जो आपकी काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी ना, अप्रूवर ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी। देखो क्या तगड़े लोग थे यार ये लोग। अप्रूवर और
अप्रूवर ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी बनारसी लाल थे। बनारसी लाल 7वीं कक्षा में स्कूल में पढ़ते थे अशफाक उल्लाह खान के साथ। बनारसी लाल ने 1920 में किसकी मुलाकात करवाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती करवाई, मित्रता करवाई। दोस्ती होने के बाद इनकी गहरी इतनी मित्रता बनी कि जब इनकी आखिरी दोस्ती में जब खत्म हुई, जो उसको दोस्ती का जो परिणाम आखिरी में क्या निकला, 7 साल बाद इनकी जब आखिरी में अंग्रेजों के खिलाफ 1927 में जब इनकी फांसी हुई, तब इनकी दोस्ती टूटी। उससे पहले इनकी दोस्ती टूटी नहीं। उससे पहले इन्होंने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे काम करे कि लोगों को जागरूक करा, और अपनी जो यूनियन थी, इनकी एसोसिएशन थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें उसके जरिए बहुत काम करे। फंड जुटाने के लिए बहुत इन्होंने मिलकर लूट भी करी, जो कि एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी। देखो ये पूरा क्वेश्चन कितना तगड़ा क्वेश्चन बनता है, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हर एक बंदा आपस में लिंक्ड था, सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं, अब अगली कॉन्स्पिरेसी पे चलूं। देखिए, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा टाइम लगेगा इस कॉन्स्पिरेसी को ध्यान में रखने में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फ्रीडम फाइटर भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन विच एंटी कॉलोनियल इंसिडेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब देखो, चौरी चौरा इंसिडेंट में कौन? भगत सिंह नहीं थे। जलियांवाला बाग मैसेकर में भगत सिंह बहुत छोटे थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में भी भगत सिंह नहीं थे। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी, बहुत से लोगों को लाहौर कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्ट नेम के रूप में नहीं पता होता। इनको मतलब स्टूडेंट को सिर्फ यही पता होता है ये कौन सा केस था, सॉन्ड्रस केस था। ये कौन सा केस था भाई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और वो कारण क्या था? 1928 की बात है। देखो 1928 की बात है, और 1927 में आप लोगों को पता ही है कि फांसी दे दी गई थी किसको? अशफाक उल्लाह खान को। ठीक है, 1928 की बात है। 1928 में जब लाला लाजपत राय 1928 में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कहां पे? लाहौर में। तो उनको लाठीचार्ज करी थी, लाठीचार्ज से तितर बितर करने की कोशिश करी गई थी। लाठीचार्ज किसने करी थी? जेम्स स्कॉट ने, जो ब्रिटिश क्या था, इंस्पेक्टर था, मतलब पुलिस वाला था। जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज करी, और उस इंजरी के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला जी की मृत्यु हो गई थी, और इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने एक प्लान बनाया। उसको बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी। अब इन्होंने क्या करा था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने रेकी करा, पर पाया कि ना इस टाइम पे रोज जेम्स स्कॉट अपने ऑफिस से बाहर आता है, और इन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई हम मारेंगे। किसको मारेंगे? जेम्स स्कॉट को मारेंगे। पर हुआ क्या कि उस दिन जेम्स स्कॉट बाहर नहीं आया, उस दिन आया सॉन्ड्रस बाहर आया। सॉन्ड्रस बाहर आया तो अब इन्होंने सोचा कि भाई मारना तो है ही, प्लान तो पूरा बन ही गया, बिल्कुल आ गए हैं। तो इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, और इनको पता भी नहीं था उस टाइम पे, जिन्होंने गोलियां चलाई उनको नहीं पता था कि कौन जेम्स स्कॉट है, कौन सॉन्ड्रस है। जिसने बोला था, मतलब इनके साथी ने जिसने बोला था कि वो इस टाइम पे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो वो आता दिखा, इन्होंने गोलियां बरसा दी, और ये लोग वहां से फरार हो गए, निकल गए। अब पता चला, ये सारी कहानी तो पता है, इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों ने फिल्में भी देखी हुई हैं। तो खैर, यहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी कि सॉन्ड्रस केस यहाँ पे बात हो गई थी। अब अगर मैं बात करूं कि 8 अप्रैल, एक और जो मेजर इनका जो पॉइंट था, 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने क्या करा था? दिल्ली असेंबली में बम धमाका करा था। दिल्ली असेंबली में बम का धमाका करा, और उस धमाके के बाद इनके साथ कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर, इनके साथ और कौन थे दिल्ली असेंबली के जो इन्होंने धमाका करा, और इन्होंने पर्चे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के जो नारे लगाए, और उसके बाद अपने आप हंसते हंसते इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। ये इकलौते ऐसे इंसान थे। कौन? भगत सिंह जी। भगत सिंह जी ने क्या करा था? इनकी जो पहले जो सोच थी वो ये थी कि एक अकेला हीरो बन सकता है। एक अकेला हीरो कैसे बन सकता है? ही बिलीव्स इन वन पर्सन हीरोइज्म, कि
अगर मैं कुछ कर जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक अकेले हीरोइज्म पे, वन मैन शो पे बिलीव करते थे कि भाई जो करना ना मैं कर दूंगा। फिर धीरे धीरे इन्हें समझ आया कि अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें एक मुहिम बनानी होगी, ये पूरी पूरी मुहिम होगी और ये मास मूवमेंट की जरूरत है। तो ये वन मैन शो से, वन मैन हीरोइज्म से मास मूवमेंट की तरफ ट्रांसफर हो गए। तभी इन्होंने अपनी ये पूरा केस बनाया था कि भाई हम सिर्फ किसी को मारेंगे नहीं, सिर्फ आवाज उठाएंगे, गूंज करेंगे, धमाका करेंगे और एक मास मूवमेंट यहां से शुरू होगा। अब इस बात को यहां पे पकड़े गए, क्योंकि पकड़े तो गए। फिर उसके बाद गद्दारी हुई, गद्दारी हुई तो पता चला कि भाई ये जो सॉन्डर्स केस था उसमें इन्वॉल्वमेंट थी और उनको फिर फांसी की सजा दे दी गई थी। क्योंकि यहाँ पे इस केस में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, फांसी की सजा नहीं हुई थी। यहाँ पे अगर सिर्फ ये दिल्ली असेंबली वाला केस रहता तो इनको फांसी की सजा नहीं होती, पर धोखेबाजी हुई और सॉन्डर्स केस में भी इनको लिंक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, बाबर ने, सारी डिटेल समझा दी थी मैंने, बाबर ने यहाँ पे मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी जब पहला पानीपत की जो लड़ाई हुई, सारी डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। गयासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, इन्होंने तुगलकाबाद सिटी बसाई थी, तुगलकाबाद फोर्ट बनाया था। अब इनका असली नाम क्या था? गाजी मलिक, गाजी मलिक। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी की बात करूं, तुगलक डायनेस्टी की अगर मैं बात करूंगा तो 1320 से लेकर 1414 तक, 1320 से लेकर 1414 तक ये तुगलक डायनेस्टी रहा, तुगलक वंश रहा। और इस तुगलक वंश को एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पे बनती है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करना, ये लार्जेस्ट टाइम तक, टाइम पीरियड रहा किसी भी वंश का, जो दिल्ली सल्तनत का लार्जेस्ट टाइम पीरियड डायनेस्टी रही ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की लार्जेस्ट टाइम पीरियड की डायनेस्टी रही थी कौन? तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 साल पहले। यहाँ पे ओल्डेस्ट वेदा जो ऋग्वेदा है वो 3500, जो ऋग्वेद है आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से वेद होते हैं। देखो यहाँ पे 3500 करेक्ट है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है। तो ये 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराने वेद हैं और यहाँ पे ओल्डेस्ट हैं। 10 मंडल में इनका बांटा गया है, 10 डिविजन्स है जिसे मंडल कहा जाता है, 10 डिविजन्स है। इसमें लगभग लगभग 1028 हाइम्स हैं और लगभग आपके 1900 से ज्यादा, सॉरी 10,498, 10,462, 98 नहीं 62 मंत्र हैं। ठीक है। तो ये सारी डिटेल है ऋग्वेद की। सामवेद को आप लोगों को पता है कि म्यूजिक के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे इंडियन म्यूजिक जितना भी, यूं कहें कि फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक है तो सामवेदा है। तो सामवेदा में इंडियन म्यूजिक के से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है तो वो सामवेदा। 3500 साल पहले यहाँ पे बात थी, ऋग्वेदा लिखा गया था। सती वाज बैंड इन विच ईयर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में 1829 में, 1829 में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय ने, अंग्रेज उस टाइम में थे एक लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से ये एक कानून बना दिया था, सती प्रथा पे बैन लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे जो कि सती प्रथा के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक इनकी मदद से
इन्होंने ये एक कानून बनवा दिया था मतलब। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाइसराय नहीं, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण जब इंडिया में आया ना, सबसे पहले चंपारण का ही जो इनका मुहिम था, जो एक आंदोलन के रूप में कहें तो चंपारण ही इनका शुरुआती जो आंदोलन थे उनमें से एक चंपारण था। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। वहां पे जो पीजेंट्स थे उनकी जो स्ट्रगल थी, जो ओपियम प्लांटेशन था, यानी कि नील की जो खेती, इंडिगो, सॉरी ओपियम नहीं, इंडिगो आपका जो उगाया जाता था। तो चंपारण कहाँ पे है? चंपारण है बिहार में। ओपियम नहीं, इंडिगो कल्टीवेशन, चंपारण बिहार में। अब देखो इनके जो शुरुआती दौर में जो क्या रहे सत्याग्रह इन्होंने करे, वो कौन कौन से थे? 1917, 1918 और 1919। ये 3 सत्याग्रह जो शुरुआती दौर में रहे। 1917 में आप लोगों को समझ में आ ही गया कौन सा, चंपारण बिहार में। और चंपारण बिहार में क्या था? इंडिगो कल्टीवेशन। उन्नीस सौ 18 में अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल वर्कर का एक आंदोलन था। वहां पे प्लेग फैल गया था। वहां पे जो जितने वर्कर थे वो बीमार होने लग गए थे और छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम आपको बोनस देंगे, मत जाओ। लालच दिया कि भाई जो नहीं जाएगा उसको 50% बोनस मिलेगा। तो बहुत से लोग वहां पे रुक गए। बट जैसे जैसे फिर वो प्लेग खत्म होता गया, वर्कर आते गए, तो ये अपना वादा भूल गए। उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन करा था। और 1919 नहीं, यहाँ पे भी तीसरा भी 1918 में ही था। तीसरा भी क्या था? 1918 में ही था। वो था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, ठीक है। खेड़ा आंदोलन कहो कि खेड़ा सत्याग्रह कहो, एक ही बात है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन? दंती दुर्ग। आप लोगों को इस तरीके की जो जितनी भी जो साउदर्न स्टेट की जो डायनेस्टीज थी, जैसे राष्ट्रकूटाज हुई, चोलाज हुई, चेरा हुई, पांडवा हुई, पल्लव हुई, तो इनके जो फाउंडर और साथ ही साथ इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनके बारे में जरूर जानना है। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एक ही क्वेश्चन बनता है कि इनके फाउंडर कौन थे, वही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो दंती दुर्ग इनका नाम था जो कि फाउंडर थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बाबा डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली? इब्राहिम लोदी एट पानीपत। देखिए क्यों मैं एक्सप्लेन करता हूं हर क्वेश्चन को, बहुत टाइम तो लगा पर क्यों करा, देखो क्वेश्चन आ गया ना। कब करा था भाई? 1526 में। इसका और तो डिटेल नहीं बताऊं ना। चलिए, विच लैंग्वेज वाज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड बाय बुद्धा फॉर प्रीचिंग? पाली। पाली भाषा में वो अपनी, उस टाइम पे पाली भाषा चलती थी, तो पाली भाषा में उन्होंने अपनी प्रीचिंग करी थी। और सबसे पहला जो सरमोन था उनका, सबसे पहला जो उपदेश था वो कहाँ था? सारनाथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सारनाथ में उनका सबसे पहला उपदेश था बुद्धा जी का। तो इन्होंने अपनी जितनी प्रीचिंग थी, यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहती है लोगों को संस्कृत और पाली में, तो पाली करेक्ट है, कंफ्यूजन नहीं, आइडिया तुक्का लगाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने एक बार पढ़ लिया तो संस्कृत और पाली में कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसके ऊपर है? हुमायूं के ऊपर है। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा और अकबर का पिता। हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम, और अकबर ने इन अपनी बुआ से रिक्वेस्ट करी कि हमारे पिता के बारे में, यानी कि अकबर ने बोला होगा हमारे पिता के बारे में जो भी आप लोगों को आपको जानकारी है वो एक किताब के रूप में लिखिए, हुमायूं नामा। तो इनके ऑथर कौन थे? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन थी? डॉटर ऑफ बाबर। डॉटर ऑफ बाबर यानी कि किसकी बहन? हुमायूं की बहन हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 16, विच रूलर एस्टैब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दिलवानी अर्थ, ठीक है, फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड मंगोल थ्रेट्स। तो ये किसने ये यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, दिलवानी अर्ज, ये बनाया था बलबन ने। ये किसने बनाया था? बलबन ने, ठीक है। इसका पूरा नाम, बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन, GHY, गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। गियासुद्दीन बलबन कौन से वंश का था? स्लेव, मतलब स्लेव हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, ठीक है। और बलबन ने ही एक और चीज शुरू करी थी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या? स्टार्टेड सिजदा और पाइबोस एंड पाइबोस, ठीक है। ये भी बलबन ने ही अपने जो उनका कोर्ट होता था, उनका जो जहाँ पे भी ये लोग बैठते थे, कोर्टयार्ड होता था, उसमें यहाँ पे सिजदा और पाइबोस की जो प्रथा है वो भी शुरुआत करने वाला कौन है? बलबन। हु साइंड पूना पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट था क्या? अब आप लोग यहां से अगर आपको डिप्रेस्ड का मतलब यानी कि यहां से अगर हिंदी में ट्रांसफर करके देखोगे, ट्रांसलेट करके दलित वर्ग, तो यहीं पे आप लोग थोड़ा तो अपना अंदाजा लगा सकोगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो एनी बेसेंट नहीं, महात्मा गांधी नहीं, लॉर्ड एरविन नहीं, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ने जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनका पक्ष लेते हुए ये पूना पैक्ट साइन करा था। और जो दूसरा पक्ष था वो हिंदू पक्ष था। वो क्या था? हिंदू पक्ष था। और हिंदू पक्ष का जो साइड लिया था वो किसने लिया था? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय। अब हुआ क्यों था? पूना पैक्ट हुआ क्यों था? क्योंकि जो महात्मा गांधी है ना, ये चले गए थे अनशन पर, चले गए थे महात्मा गांधी, अनशन पे चले गए थे। 1932 की बात है। सेंट्रल जेल, येरवाड़ा सेंट्रल जेल, येरवाड़ा सेंट्रल जेल। अब उस टाइम पे गांधी जी क्या ना जेल में थे, येरवाड़ा सेंट्रल जेल में थे, जिसको जनरली बोला जाता है गांधी जी का ससुराल। तो येरवाड़ा सेंट्रल जेल में थे। 1932 की बात है। पूना पैक्ट में हुआ क्या? पूना में है ये। तो अंग्रेजों ने क्या बोला था कि जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना देंगे, जैसे कि भाई दलित जो कम्युनिटी है, डिप्रेस्ड यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरिज्म बना देंगे। इसमें होगा क्या कि यही लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों को चुनित करेंगे और इनका यानी कि होगा कि जो एरिया है यहाँ पे एक जो पिछड़ा वर्ग से आता है, दलित वर्ग से आता है, वही एक नेता खड़ा होगा, वही चुनाव लड़ेगा और उसको वोट भी वही लोग करेंगे, मतलब उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे। अब जैसे आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता था कि भाई वो बिल्कुल अलग, वो कम्युनिटी अब वो लड़ेगी। और उसके बाद अब इसमें क्या हुआ ना, तो गांधी जी को ये चीज पसंद नहीं आई। यहाँ पे BR अम्बेडकर फेवर में थे, इसी चीज के फेवर में थे कि बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। पर गांधी जी ने बोला कि भाई अगर ऐसे करेंगे तो इनका जो इंक्लूजन है सोसाइटी के अंदर है वो तो नहीं होगा। फायदा क्या हुआ फिर? क्योंकि अगर हम जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है उनको अब उत्थान चाहते हैं, उनका भलाई चाहते हैं, तो वो चाहते थे कि वो इन्वॉल्व हुए उसमें, सभी के साथ वो मिलजुल के रहें। पर अगर ऐसे बिल्कुल सेपरेट कर देंगे तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन तो वैसा का वैसा ही रहा, वो तो और बढ़ेगा बल्कि। तो वो महात्मा गांधी चले गए भाई, अनशन पर चले गए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और सामाजिक दबाव बढ़ा उन पर, किन पर? BR अम्बेडकर पर, कि ये जाके महात्मा गांधी जी को मनाएं और इनका अनशन है वो तोड़वाएं और इनको अपना खाना पीना जो भी करते थे वो करें। तो मदन मोहन मालवीय हिंदू पक्ष और BR अम्बेडकर जी ने दलित पक्ष यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस का जो पक्ष लिया। इन्होंने एक अपने मंजूरी ली कि भाई यहाँ पर सेपरेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? रिजर्वेशन आएगा। रिजर्वेशन किस चीज का? जो दलित और पिछड़े जो कम्युनिटी है वहां के जो लोगों को, जो अलग अलग प्रोविंसेस बन गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मद्रास बन गया था, और ऐसी प्रोविंसेस में यहाँ पे अलग से कुछ सीटें रिजर्व करी जाएंगी हर प्रोविंसेस में। तो इस पॉलिसी के तहत अम्बेडकर जी माने थे कि हाँ चलो ठीक है, रिजर्वेशन पे मैं एग्री करता हूँ
और ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हु वॉज नोन एज लोकमान्य, जब मैंने बताया था ना किसको बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। केसरी, केसरी इनका एक न्यूज़पेपर था जो कि मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, दूसरा इनका न्यूज़पेपर था मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। लोकमान्य तिलक को यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक, इंग्लिश में मराठा, हिंदी में सॉरी मराठी में केसरी। क्वेश्चन नंबर 19, विच एंशिएंट रूलर फाउंडेड फेमस पट्टिम कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चेस्टिटी कन्नागी? कननगी, ये जो देवी थी सतीत्व की देवी, इसकी पूजा करने के लिए एक पट्टिम कल्ट, यानी कि पट्टिम कल्ट, कल्ट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही है ना। कल्ट वो चीज होती है कि एक आप लोगों का एक धर्म है, कुछ भी धर्म हो सकता है, तो उस धर्म में ही एक किसी एक स्पेसिफिक चीज की, जैसे मान लो कोई लोग ऐसे हैं जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, कोई लोग हैं जो शिव भगवान के भक्त हैं, तो एक उसको ही एक तरीके से वो एक धर्म के अंदर ही इंक्लूड होकर एक कल्ट बन गया है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज को करने लग गए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक पट्टिम कल्ट जो अब यहाँ पे गॉडेस ऑफ चेस्टिटी इनकी पूजा करते थे, तो वो थे इन जनरल वैसे सारे ठीक थे, पर ये स्पेसिफिकली उस देवी की पूजा करते थे, इसलिए उसको वो कल्ट कहा जाता है। तो ये कौन थे, देखो यहाँ पे ना बहुत बढ़िया चीज है, ये है सेंगुट्टुवन, सेंगुट्टुवन, सेंगुट्टुवन। ये कौन थे राजा भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थे भाई चेरा के, एक डायनेस्टी है चेरा डायनेस्टी, उसके सबसे शक्तिशाली राजा थे, ग्रेटेस्ट रूलर, जिनको लाल चेरा के नाम से भी जाना जाता है, रेड चेरा, जिनको किस नाम से भी जाना जाता है, रेड चेरा के नाम से। जैसा कि मैंने बताया इस तरीके की जितनी भी डायनेस्टीज हैं, चोला होगी, चेरा होगी, पल्लव होगी, पांडव होगी, तो इन सभी में आप लोगों को क्या करना है, फाउंडर और ग्रेटेस्ट रूलर, ये आप लोगों को नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब चेरा जितने भी ये संगम एज की जितनी भी डायनेस्टीज है, अब चेरा की अगर मैं बात करूंगा तो इनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई में थी। ठीक है, इनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई में थी, चेराज की जो कैपिटल थी वो कहां थी, मदुरई में। आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें बाकी के जो ऑप्शंस है ना, अभी चिंता मत करो, नेंदुजेलियन और आपका करिकाला और एलारा सबके बारे में बताऊंगा, कौन कौन से किस किस वंश से थे वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आप लोगों को। विच साउथ इंडियन किंगडम इज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चरल मार्वल सच एज हम्पी रुइंस एंड विरूपक्षा टेम्पल? ये था विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जिसको कर्नाटका राज्य भी कहा जाता था। ये वहां पे हम्पी रुइंस, जो हम्पी आप लोगों ने देखा ही होगा, जो आप लोगों की जो तस्वीरें देखी होंगी हम्पी, और विरूपक्षा टेम्पल, ये कहां पे, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में सबसे जो यूं कहें कि भारत के इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कौन, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर को ऊंचाइयों तक लेके गए थे, वो कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट नहीं थे, भारत के, पूरे भारत के। अगर बात करें जब बाबर आया था ना, तो बाबर जब उस टाइम पे भी जो कृष्णदेव राय का जो दबदबा था वो बहुत बड़े एरिया में था इस विजयनगर एम्पायर का। और विजयनगर एम्पायर की मैं एक चीज अगर यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे हरिहर और बुक्का, ये कौन थे, हरिहर वन एंड बुक्का वन, हरिहर बुक्का, ये लोग थे, भाई थे, जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी, विजयनगर एम्पायर की।
विजयनगर एम्पायर की स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर बुक्का। ये 12वीं कक्षा का हिस्ट्री का मोस्ट, 11वीं 12वीं का दोनों में से किसी एक में है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है सीबीएसई द्वारा, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। और अगली क्लास में आप देखोगे कि आपके DSSB ने भी ये पूछा है कि किन दो भाइयों द्वारा यहाँ पे विजयनगर एम्पायर साम्राज्य का जो स्थापना करी गई थी, तो वो कौन थे? हरिहर और बक्का। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी रिफॉर्म मूवमेंट्स वर देयर। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कितने तरीके के हैं, हाउ मेनी टाइप्स, यहाँ पे पूछना चाहता है टाइप्स। तो 2 तरीके के रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, एक रिफॉर्मिस्ट यानी कि सुधारक, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक रिवाइविस्ट। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट जो समाज को सुधार, जो भी कृतियां थी जो उस टाइम के मॉडर्न टाइम था, यानी कि कल को हम आज से मॉडर्न कहेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न, उस टाइम के हिसाब से पुरानी चीजों को रिफॉर्म करना। एक रिवाइविस्ट था, तो जो अपने जो इंडियन कल्चर है जो खोता जा रहा है उसको रिवाइव करना। अब ये मत सोचना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी है, नहीं, कुछ रिफॉर्म जरूरी होते हैं, कुछ रिवाइवल जरूरी होते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को कहूं ब्रह्मो समाज, तो क्या है वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। सेकंड जैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट, वो भी क्या था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। थर्ड अगर मैं बात करूं कि आपका प्रार्थना समाज, तो वो भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। रिवाइविस्ट मूवमेंट, आर्य समाज, ठीक है, जो इंडियन कल्चर को, अपने रूट्स को वो यहां पे रिवाइव करने की कोशिश थी, तो वो था रिवाइविस्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सईद डायनेस्टी, सईद वंश। सईद वंश कब आता है? देखो, तुगलक, तुगलक के बाद आता है सईद, और तुगलक के बाद सईद, सईद के बाद आता है लोधी वंश। तो ये टाइमलाइन है, 5 ऐसे दिल्ली सल्तनत में 5 है स्लेव, तुगलक, सईद, लोधी। तो तुगलक के बाद सईद, सईद के बाद लोधी, लोधी के बाद फिर मुगल साम्राज्य आ जाता है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। तो लास्ट रूलर कौन था सईद वंश का? ये थे आप लोगों के एक यहाँ पे था खिज्र खान। ठीक है, मैं आपको पूरा बताता हूँ, पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। सईद वंश था ना, तो ये शुरुआत किससे हुई थी? खिज्र खान से हुई थी। तो ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? सईद वंश के बारे में बता रहा हूँ। तो शुरुआत यानी कि फाउंडर था ये। और खिज्र खान के बाद हुआ मुबारक शाह। देखो सारे नाम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह। तो खिज्र खान के बाद उसका लड़का मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खान ने जो 1414 में स्थापना करी, 1421 तक ये रहा। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह आया। मुबारक शाह ने अपना वजीर बनाया, किसको बनाया? बहलोल को। बहलोल को क्या बनाया? वजीर बनाया। मोहम्मद शाह ने बहलोल को अनाउंस कर दिया कि बहलोल क्या है? मेरा लड़का है। बहलोल को ही अनाउंस बहलोल एज हिज सन। ठीक है, बहलोल को अपना वंश के रूप में बता दिया और अपना लड़का बता दिया कि भाई ये आगे मेरे लड़के के रूप में यही है बहलोल। पर मोहम्मद शाह का जो लड़का था अलाउद्दीन आलम शाह, ये कायर था, बहुत कायर था, कावर्ड था। ये बात बहलोल ने पकड़ ली। बहलोल बोला कि ये तो भाई बड़ा ही नकारा है, कावर्ड है और बड़ा ही कायर है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बहलोल ने बोला सरेंडर कर दे। अलाउद्दीन आलम शाह बोला ठीक है, जो हुक्म बहलोल जी। सरेंडर कर दिया। और इसी तरीके से अलाउद्दीन आलम शाह सईद वंश का कौन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आखिरी राजा बना। फिर बहलोल क्या बनता है? बहलोल लोधी। बहलोल क्या बनता है? बहलोल लोधी, जिसने आगे लोधी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। खिज्र खान संस्थापक,
मुबारक शाह उसका लड़का जिसने बहलोल को वजीर बनाया, मोहम्मद शाह जिसने बहलोल को अपना लड़का घोषित करा, अलाउद्दीन आलम शाह जो कि एक कायर नेता था जिसने बहलोल ने कहा सुन सरेंडर कर दे, उसने बोला जो हुक्म। ठीक है, सारी डिटेल जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है भाई बहलोल को वजीर बनाने वाला कौन था? मुबारक शाह। बहलोल को लड़का अनाउंस करने वाला कौन सा? मोहम्मद शाह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंगा। देखो प्रार्थना समाज ना आप लोगों को पता है कि एक था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज क्या था भाई? ब्रह्मो समाज एक समाज सुधार था, एक मूवमेंट थी जिसमें लोगों को जो मूर्ति पूजा होती है उसमें जो पाखंड होता है उससे बोला जाता है कि भाई वो चीजें ना करिए। अब ये किसने फाउंड करा था? ब्रह्मो समाज था राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय, ये बेसिकली कहां थे? कोलकाता में। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी एक बात बताई होगी कि जैसे अपने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के पहला ही क्वेश्चन क्या था कि साउथ में किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे भाई कलकत्ता में ब्रह्मो समाज था, तो उसी से इंस्पायर्ड होके अलग अलग जगह पे आप लोगों के दो और समाज शुरू हुए थे जिसको बोला जाता है, एक था वेद समाज और दूसरा था आपका प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। पांडुरंगा, ठीक है, पांडुरंगा ये करेक्ट है, आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, और ये कहां पे था प्रार्थना समाज? जैसे कि ब्रह्मो समाज तो कोलकाता में था, बंगाल में, तो प्रार्थना समाज आपका महाराष्ट्र में। ऑलमोस्ट सिमिलर बेसिस पे था, ब्रह्मो समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज। वेद समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? धरालू नायडू। धरालू नायडू, इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ कौन सा? वेद समाज। प्रार्थना समाज का क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही गया, आत्माराम पांडुरंगा। ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, कहां पे थे? कलकत्ता में। देखो राजा राम मोहन राय बता दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी इसके आंसर नहीं है, तो आत्माराम पांडुरंगा। आगे बढ़ेंगे, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस, अगर यहां पे मैं इंडियन हटा दूं तो नहीं सर, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? इससे पहले क्या कोई विदेशी महिला प्रेसिडेंट बन चुकी थी? जी बिल्कुल बन चुकी थी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि 1900, अगर मैं बात करूं कि 1925 में, पहले बात करेंगे हम 1917 में और 1925 में, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इनसे लिंक करी हुई चीज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 1917 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1925 में 1925 में सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है भाई, अब 1917 का जो कांग्रेस का, ये बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एनी बेसेंट की जो अध्यक्षता में, यानी कि एज ए प्रेसिडेंट के रूप में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, जो इनका सेशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा में हुआ था 1917 में। ठीक है, और 1925 में कहां पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। अब दोनों ना एक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से लिंक है। देखो क्या एक तरीके से वो बनी है, ये यूं ही कह सकते हैं भाई कि एक कोइंसिडेंस ही है
कि कलकत्ता में तिरंगा अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? तिरंगा अपनाया गया था। ऑफिशियल रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा तिरंगा अपना लिया गया था। कानपुर में देखो 8 साल बाद फ्लैग सॉन्ग उसे अपनाया गया था। फ्लैग सॉन्ग, फ्लैग सॉन्ग कौन सा है अपना? आप लोगों को पता है फ्लैग सॉन्ग कौन सा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ओह, यहां पे भी तिरंगा की स्पेलिंग गलत लिख दी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो दोनों के ही कार्यकाल में अपने झंडे के ऊपर बात हुई है कि तिरंगा अपनाया गया था 1917 में। 1925 में कानपुर में फ्लैग सॉन्ग विजयी विश्व झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसको अपनाया गया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक कोइंसिडेंस है। तो 1925 में यहाँ पे करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग चाहमना रूलर डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी 1191 में? दो लड़ाई हुई है 1191 में और एक लड़ाई हुई है 1192 में। दोनों ही एक ही जगह लड़ी गई है, तेराइन में। ठीक है, कहां लड़ी गई है? तेराइन में, जिन्हें 2 बैटल्स ऑफ तेराइन कहा जाता है। बैटल्स ऑफ तेराइन। दोनों ही टाइम कौन कौन थे आमने सामने? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पर बोल रहा हूं, आप लोगों को पता समझ में आ गया होगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। पहली बार पृथ्वीराज चौहान यानी कि 1191 में जीते, दूसरी बार मोहम्मद गोरी जीता 1192 में। तो यहां पे पृथ्वीराज पहले नहीं, पृथ्वीराज तीसरे, थर्ड, पृथ्वीराज दी थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आई होगी, ये चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और इनका नाम राय पिथोरा, राय पिथोरा। ठीक है, ओरिजिनल नेम कहें, रियल नेम कहें तो राय पिथोरा। एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता है कि 1192 में तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और आप लोगों को तो एक छोटी सी कहानी पता ही होगी कि जयचंद जो कि इनके ससुर थे, पृथ्वीराज के ससुर थे, जो कि ससुर वैसे बनना चाहते नहीं थे बट बन गए थे ससुर। तो उन्होंने कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का साथ दिया, पर 1194 में मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद, यहां पे मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया और मार दिया। तो यहां पे मोहम्मद गोरी जीत गया। देखो ये सिर्फ कहा जाता है, असल मायने में एक बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि कहती है कि ऐसा नहीं था, कि जयचंद ने कभी उनका साथ दिया। वो आखिरकार क्यों ही साथ देंगे, वो ये वाली बात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जयचंद को भी किसने? मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था 1194 में। 1192 में यानी कि 1192 में एक जो सबसे बड़ी घटना घटी थी वो ये थी कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, और जिसे एंड ऑफ हिंदू रूल इन इंडिया कहा जाता है, कि ये आखिरी हिंदू राजा थे। यहां से हिंदू राज का पतन हो गया और 1192 से स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग ऑफ मुस्लिम रूल, इस्लामिक रूल। ठीक है, तो यहां से हिंदू राज खत्म हो गया था 1192 से। राज राजा वन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ही डिड बिकम किंग। देखो क्या बोलता हूं मैं कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ना, चोला के, पांडव के, पल्लव के, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को? किसने फाउंड करा, कौन इनका सबसे फेमस रूलर था। यहाँ पे नाम बता दिया तो उसका ईयर पूछ लेंगे, भी भाई राज राजा यहाँ पे कौन थे। तो देखो चोला वंश का ना जिक्र हिस्ट्री में 2 बार है, दोनों ही बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। चोला डायनेस्टी, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं चल गई? हिस्ट्री है, लंबी क्लास तो चलनी ही थी। हर क्वेश्चन को, हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो लंबी क्लास तो होनी ही थी।
देखो चोला डायनेस्टी यहां पे जिक्र दो बार है हिस्ट्री में, एक है संगम पीरियड में, ठीक है, और दूसरा है 9th सेंचुरी, 9 से 9 टू 13 सेंचुरी, 9 टू 12th सेंचुरी। चोला डायनेस्टी का जो जिक्र है संगम पीरियड में है और 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में है। तो 1985 में यहाँ पे अगर हम बात कहेंगे कि राज राजा वन पहले जो प्रथम थे 1985 से 1014 तक 1014 तक राज राजा वन थे और मोस्ट पावरफुल रूलर थे। तो ये इस टाइम पे आते हैं 99 से 12th सेंचुरी वाले, यानी कि जब दूसरी बार जिक्र आता है चोला वंश का तब ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसका इस पीरियड का मैं अगर फाउंडर की बात करूंगा, ये 1985 से राज राजा वन की बात है। ठीक है, अगर मैं फाउंडर की बात करूंगा यहाँ पे तो फाउंडर कौन थे? विजयालया। ठीक है, फाउंडर किसके? चोला वंश के। एक्चुअल फाउंडर आदित्य वन। ठीक है, और ग्रेटेस्ट तो जैसा कि इन्होंने लिखा ही हुआ है कौन? राजा। तो इनका वैसे हिंदी में बोला जाता है राज राजा। ठीक है, राज राजा या फिर राजा राजा लिख लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे राम का रामा करते हैं तो वैसे राज का ये राजा करते हैं, राज वन। ये ग्रेटेस्ट थे और ये थे मोस्ट पावरफुल तमिल के, मोस्ट पावरफुल तमिल किंग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द कंपोजर ऑफ रामचरितमानस? रामचरितमानस एक एपिक पोयम है। ठीक है, कोई कहानी नहीं है, ये पोयम है, तो इसलिए यहाँ पे कंपोजर बोला गया है। कंपोजर कौन थे रामचरितमानस के? तुलसीदास जी। कौन थे? तुलसीदास, जिनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रामचरितमानस को पूरा यहाँ पे रचयिता थे। ठीक है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रक्रिया चालू करी थी, हुलिया एंड दाग सिस्टम। हुलिया एंड दाग, हुलिया का मतलब था क्या? आईडी कार्ड। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक परमानेंट आर्मी रख ली थी भाई। परमानेंट आर्मी रख ली थी तो परमानेंट आर्मी के साथ साथ अब उसे सैलरी देनी पड़ती थी। अब सैलरी देने के टाइम पे क्या होता था कि ना लाइनें लगाते थे, जो सैनिक थे लाइन लगाते थे, और उसमें साथ साथ क्या होते थे, जो सैनिक होते थे ना उनको थोड़े पैसे कम मिलते थे और जिनके पास घोड़े होते थे ना उनको थोड़े पैसे ज्यादा मिलते थे। अब होने क्या लगा कि जहां पे भी पैसों की बात आती है करप्शन तो अपने आप आ ही जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे वो क्या करते कि मान लो मेरे पास एक घोड़ा है, मैं जाता हूँ अपनी सैलरी लेके आता हूँ, तो मेरा दोस्त आता है कि अरे यार थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा दे मुझे। अब वो मेरा घोड़ा ले जाता है और अब लाइन में खड़ा हो जाता है और सैलरी ले आता है, जबकि वो घोड़े वाला था भी नहीं। तो इस तरीके से खजाना बहुत ज्यादा खाली होने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये शुरू करा हुलिया और दाग प्रथा। तो दाग में क्या करा जाता था? आइडेंटिफिकेशन एंड टैगिंग ऑफ हॉर्सेस। आइडेंटिफिकेशन एंड टैगिंग। अब क्या हुआ? घोड़े पे मोहर लगा दी गई, टैग कर दिया गया। अब वो एक बार घोड़ा आ गया है, उसके घोड़ा वाहक को सैलरी मिल गई है, तो वो दोबारा वही घोड़ा लेके नहीं आ पाएगा। अब जो नॉर्मल आप लोगों के क्या थे, सिपाही थे, उनका आईडी कार्ड बना दिया। आईडी कार्ड इन सेंस क्या हुआ? हुलिया बना दिया। ठीक है, एक जो भी उनके पेज वगैरह जो भी होते थे कपड़े पे हुलिया बना दिया। सैलरी तभी मिलेगी जब आईडी कार्ड दिखाओगे। आईडी कार्ड आ गया, यहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया, टिक कर दिया कि भाई इस आईडी कार्ड वाले को हुलिया मतलब सैलरी मिल गई है। तो इस तरीके से करप्शन रुक गया। तो यहाँ पे ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, तो ये यहाँ पे काम करा गया था दाग प्रथा के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? हुलिया और दाग प्रथा। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश एंड वेद भाष्य भूमिका?
अब वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में और वेद भाष्य भूमिका के बारे में अगर मैं बताऊं तो वेद भाष्य भूमिका का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू वेदास, वेदों के बारे में इंट्रोड्यूस करना। अब सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका के लिखने वाले कौन थे, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने वेदों को इंट्रोड्यूस करा था अपनी इस किताब द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश जो इनको सत्य की जो इनको पता चला था, सत्य पता चली थी इनके सत्य, एक ट्रुथ जानना एक अपने आप में इनलाइटमेंट होता है। अगर किसी भी इंसान को जो है ना कि जीवन का सत्य जान लिया है तो वो अपनी जैसे इन्होंने जो सत्य जाना और वो अपनी जो टीचिंग थी वो और लोगों में देना चाहते थे, तो सत्यार्थ प्रकाश नाम से इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पांड्या रूलर सेंट इनवॉइस टू रोमन एम्परर्स अगस्टस एंड ट्राजन। देखो यहाँ पे अब आप लोगों को सारी डिटेल बताता हूँ। बोला था ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे, ये ऑप्शन दोबारा आएंगे। अब तो मेरी बात को यकीन हो गया होगा ना कि आप लोगों ने जो 1-1.5 घंटा लगाया है इस वीडियो में वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दे रहा हूं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बनती है। देखो भाई, यहाँ पे जो एलारा थे, ये कौन थे, जो एलारा थे ना भाई, ये तो चोला वंश के थे, चोला डायनेस्टी के थे। ठीक है, सेनगुट्टुवन, ये अभी बताया, इनको क्या बोला जाता था, रेड चेरा बोला जाता था। ये चेरा वंश के थे, चेरा डायनेस्टी के थे। मुदुक्कुडुमी, ये स्टार्टिंग में पांड्या रूलर थे, मतलब इनिशियल स्टेजेस में पांड्या रूलर थे। और नेंदुजेलियन थे ग्रेटेस्ट पांड्या रूलर। तो इन्हीं के शासनकाल में जो रोमन एम्परर अगस्त्यस और ट्राजन के वहां पे एनवॉइस भेजे जाते थे, वहां से तालमेल बिठाने के लिए, अपनी चीजें शेयर करने के लिए। तो रोमन एम्परर तक पहुंचना मतलब वहां पे अपने आप में ये दिखाता है कि भाई इनका जो काबिलियत है वो कितनी थी, वो यहीं पे सीमित नहीं थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो नेंदुजेलियन एक एलारा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फर्स्ट रूलर थे टू अटैक श्रीलंका। श्रीलंका पे इन्होंने अटैक करा था, उसके बाद तो काफी रहा, पर फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने श्रीलंका पे अटैक करा था। अपना साम्राज्य भारत का जो भूमि भाग है उससे भी बढ़ाकर आगे फैलाना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चोला वंश, चेरा वंश और ये पांड्य वंश बहुत जगह फैला हुआ था। ठीक है, एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा जगह पे ये अपने जो साम्राज्य को फैलाव कर चुके थे। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई। 30 क्वेश्चन आप लोगों के 1.5 घंटे में हुए हैं। मजा आया। पर आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सारी डिटेल आप लोगों ने नोट करी, मुझे यकीन है नोटबुक में आपने सब कुछ नोट करा होगा। साथ ही साथ एक काम जरूर करना कि अगली जो सेशन है वो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि इसी तरीके से डिटेल्ड सेशन चाहिए या फिर क्विक रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं। तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं अगले सेशन में करूंगा। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नए सेशन में इंतजार जरूर करना आगे के क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने ये पीपीटी में बनाए हुए हैं, सभी की पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊंगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए। नमस्ते।